नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे तो फायदा होगा अगर मैं ये अमेंडमेंट्स यानी कि होने दूं, लेकिन कौम का नुकसान है, गरीब आदमी का नुकसान है। और उन्होंने एक बात और भी की, वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो नैब का चीफ है वो अपॉइंट करना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नजरें हैं और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत और एक फाशिज्म हो रही है उस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में नैब तरमीम केस की समाअत की, जिसमें बानी PTI भी वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अपीलों पर फैसला महफूज कर दिया गया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वकील ख्वाजा हारिस से ये इस्तफसार किया कि आपके मुवक्किल 90 रोज़ के रिमांड से मुतमईन थे और नैब जिस अंदाज में गिरफ्तारियां करता था क्या वो दुरुस्त था, जिस पर वकील ने यह जवाब दिया कि नैब में बहुत सी तरमीम अच्छी हैं, 90 रोज़ के रिमांड से मुतमईन थे, न गिरफ्तारियों से। जो तरमीम अच्छी थी उन्हें चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आपके मुवक्किल की हुकूमत आई तो एहतसाब एक्ट बहाल कर देते। परवेज़ मुशर्रफ ने तो कहा था कि नैब का मकसद करप्ट सियासतदानों को सिस्टम से निकालना है। बानी PTI की दरख्वास्त पर भी कुछ ऐसा ही था, जिस पर उन्हें ये जवाब दिया गया कि हमारी दरख्वास्त में किसी सियासतदान का नाम नहीं लिखा गया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर बानी PTI की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। जब बानी PTI से पूछा गया कि क्या आप सियासी एहतसाब चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जैसा कानून पहले था वही बरकरार रहे, जिसके जवाब में उनके वकील ने ये कहा कि नैब तरमीम मखसूस अफराद के फ़ायदे के लिए थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की राना सना ने उन्होंने बानी PTI पर गद्दारी समेत नए मुकदमा दर्ज होने का इम्कान जाहिर किया है। वो ये कहते हैं कि सियासी कशीदगी बढ़ चुकी है, डायलॉग का रास्ता अब मुमकिन नहीं, मुतनाज़िर ट्वीट पर मुकदमा बनेगा। जिसके जवाब में असद कैसर ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया और ये भी कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे और चोरी किया गया मैंडेट हमें वापस करे। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बातचीत में नया डेडलॉक वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दें। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि अब बात हो रही थी बारहा ये नैब तरमीम के हवाले से ज़ाहिर फैसला महफूज हो गया है, लेकिन रिमार्क्स जो कुछ मैंने आपके सामने भी रखे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए भी पेश हुए, कुछ सवाल और जवाब उनसे भी हुए। आपके ख्याल में ये जो राना सना ने बात की और असद कैसर बात कर रहे हैं, क्योंकि तवक्को तो ये की जा रही है कि ये बानी PTI हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात ये मिलकर सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, आपके ख्याल में ये कशीदगी में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और मुज़ाकरात की तरफ जाते जाते, क्योंकि ये राना सना ही कह चुके हैं ना कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, तो ये कोई नया डेडलॉक हो सकता है? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग हुई और फैसला रिजर्व हो गया, मैं फैसला तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया कि फैसला 5-0 का आएगा। ये आप देख लीजिएगा। आगे चलें, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली लाइव करने की और 35 मिनट के मुकालमे में एक साहब उनको देखते रहे और एक ने सिर्फ एक दफ़ा उनसे चेहरा देख के अदरवाइज बोलने का मौका दिया, और वही कुछ जो फैसले में लिखा था तो खान साहब ने उन तमाम केसेस पे बात की जो सुप्रीम कोर्ट में आने हैं या वो मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, और जज साहिबान उनको कहते रहे। और क्रक्स मैं ये समझता हूँ कि एक मौका दिया खान साहब को, बताया गया। ये राय मेरी है कि उन्हें बताया गया कि आपको बातचीत करनी चाहिए, और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने तो कहा ना कि अगर कुछ बुरा हुआ तो फिर आप ये बात समझ लें कि ये फिर सियासतदानों पे ही आएगी बात, कि अब मौका है। और उन्होंने, खान साहब ने भी मानी बात कि एक दफ़ा में कि हमें असम्बली में जाना चाहिए था, वो हमेशा बाद में मान लेते होते हैं। और अतहर मिनल्ला साहब ने जैसे उन्हें कहा कि क्या आपने वो नोट पढ़ा जो मैंने आपके दौरे हुकूमत पे लिखा, तो उन्होंने वो बात की जो इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद कही थी कि जनरल बाजवा ही हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि बशीर मेमन ने उनके दौरे हुकूमत में उनकी वजारत उज़्मा में कहा था कि मुझे खान साहब ने कहा कि शहजाद अकबर अकेला वो सरतापा चेयरमैन को कंट्रोल करता है और तुम क्यों नहीं मुकदमे बना सकते, जब वो ख्वाजा आसिफ पे गद्दारी का मुकदमा बनवा रहे थे। बहरहाल, चूंकि ये सारी आज की हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम तबसरा ही कर सकते हैं, फैसला महफूज हो गया, आएगा बात करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी बहरहाल मिली है और खान साहब को बराह रास्त बताया गया है कि आपको बात सियासतदानों से कर लेनी चाहिए। और ये नहीं था कि कोई उसमें थे जिनको वो कह रहे थे कि आप अपॉइंट कर दिया करें चेयरमैन नैब भी,
मतलब मर्जी से लगाएं ना लगाएं, क्योंकि बार बार उनको कहते थे कि ये चेयरमैन नैब नून और पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है, लिहाजा मैं क्या करूं। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान साहब का लगाया हुआ है, इन्हीं की तरफ से वो नाम आया था जिसको उन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि अब तो हर काम आसान हो गया ना उनके लिए कि अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो सारी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दी, और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा वादे कह दिया कि आपने बात करनी है तो सियासतदानों से करें, और इधर तो माफी के अलावा कोई चारा नहीं है। अब हम अगर देखें कि वो जो वहां मंजर था कि जी मैं तो चाहता हूं एहतसाब हो, तो उनसे पूछा गया ना कि आप एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, एक तरफ एमनेस्टी देते हैं, बरतानिया के कवानीन बताते हैं, वहां उनकी हमशीरा अलीमा खान भी बैठी हुई थी जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा भी उठाया था कि भाई आप तो ये मेरा तबसरा है कि भाई चोर डकैत कहते थे शायद खकान अब्बासी की एमनेस्टी को कि ये सिर्फ चोरों और डकैतों के लिए। आज आपने देखा किस खूबसूरती से उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारी तो ब्लैक उस पे मनी पे चुके मईशत है, तो भाई वो सारी हुकूमतों ने जो एमनेस्टियां दी वो इसीलिए दी कि रिकॉर्ड पे पैसे आ जाएं और लोग डिक्लेयर कर दें। तो ये फर्क होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं कुछ और कर रहे होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं और हुकूमत में आके आपको बिल्कुल कुछ और समझ आ रही होती है, क्योंकि वहां पे मसाहिबीन आपके साथ और होते हैं। आज आपको समझना चाहिए आप मुश्किल में हैं खान साहब, लेकिन आपको एक ऐसे फोरम से जहां आप रिक्वेस्ट करके आए कि मुझे लाइव भी लिया जाए, और उन्हें बताया भी गया कि क्यों नहीं लिया गया और फैसला हो चुका है। मेरे ख्याल में इससे शायद कोई बेहतरी की बात निकल आए, मैं कोई इसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं देख रहा। जी अयाज साहब देखिए, एक तो आपको पता नहीं खबर दे के राना साहब ने वो बड़ी ज्यादती कर दी कल, वो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई थी। वो जो जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे थे ना कि आप लोग ठीक हो जाएं वरना जिम्मेदार आप लोग ही होंगे, तो इसलिए मुज़ाकरात शुरू करें, तो वो उसमें से वो मुझे तो ये समझ आ रही है वक्त से पहले खबरें बाहर निकालने का यही नुकसान होता है, या शायद फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा भी हो सकता है, ये बात ठीक है। आज पहली दफ़ा मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी मतलब उनको ये कहा कि जी आप सारा दिन बैठे बड़ी बात है, मतलब कुछ प्लेजेंट्रीज भी आज मतलब पॉजिटिविटी मुझे नजर आई। बेसिकली मेरा जो पॉइंट होता है कि चीफ जस्टिस साहब का बायस नजर नहीं आना चाहिए जब वो इस मनसब पे बैठे होते हैं ना, किसी और जज का नजर आ जाए ठीक है, लेकिन जब एक सरबराह होता है किसी इदारे का वहां से नजर आ रहा हो तो फिर जाहिर है वो चीज ठीक नहीं होती, वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, वो नैब के हवाले से तो जबकि फैसला आएगा देख लेंगे, अभी तो फिलहाल महफूज हुआ है और एक हफ्ते का टाइम भी उन्होंने दिया है। लेकिन एक चीज जो नैब के हवाले से जो जवाब था वो भी मुस्तरद किया चीफ जस्टिस साहब ने, तो नैब की वो जो कारकर्दगी हमेशा से रही है मेरे ख्याल वो अंडर क्वेश्चन अब आज बहुत ज्यादा आई है, और आई होप के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कुछ चीजें ऐसी हमें नजर आए कि जो नैब के हवाले से, जो नैब मतलब वो होता ही है ना, उनको चूंकि आदत पड़ी भी है कि बस ये लिख के भेज दें, और वो भी उन्होंने इसी तरह जवाब लिख के सुप्रीम कोर्ट में भी भेज दिया, $10 अरब का भी वो उन्होंने क्रेडिट ले लिया। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब पार्लियामेंट में है जिसका जवाब बानी पीटीआई ने दिया भी कि जी मुझे तो बाहर कर दिया गया, मतलब 5 मुकदमात में सजा दे के अचानक। और आपने चूंकि राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया है, तो ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये सजाएं दिलवा के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया गया, हमारा इलेक्शन तबाह हो गया, और आज वो खुद ये बात कर रहे हैं कि जी वो बहुत से मुकदमात उन पे बनने जा रहे हैं। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि वही जैसे राना साहब इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि वो उस वक्त कुछ बात और कर रहे थे, आज कुछ और कर रहे थे। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा अलमिया है कि एक तरफ आपको पता है कि इन चीजों से आपको नुकसान हुआ सियासी तौर पे, और दूसरी तरफ आप फिर वही काम करने जा रहे होते हैं जो बदकिस्मती है। जाहिर है इन चीजों का वो नतीजा अच्छा तो नहीं निकलता। और फिर एडवाइजर नहीं थे, अब एडवाइजर हैं जी, उस वक्त एडवाइजर नहीं थे, अब एडवाइजर हैं। हाँ, ये फर्क पड़ता है। जाहिर है वो इक़्तिदार से बाहर होके बहुत आराम से वो बात की जा सकती है, जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर मसाइल होते हैं, जाहिर है फिर आपको तर्जमानी गवर्नमेंट की करना पड़ती है, और जो गवर्नमेंट कह रही होती है जाहिर है आप उस पर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं चीजें देखूं जिस तरफ जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। अच्छा। बहुत सी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, बहुत सी चीजें पता चल रहा है कि वो जो नहीं पता होता था आम आदमी को कि मामला कहाँ से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, अब वो लोगों को पता लगना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है ये वेकअप कॉल भी है सब किरदारों के लिए, सिर्फ किसी एक कैरेक्टर के नहीं। जितने कैरेक्टर्स
इसके हिस्सेदार हैं, उन सबको एक दफा बैठ के जरूर ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए कि हाँ अगर कोई गलती हो रही है और बजाय इसके कि उस गलती को बढ़ाया जाए तो अब ये टाइम मतलब बड़ी तेजी से गुजर रहा है, क्योंकि वो दूसरे में आपने मेरे छोटे कायद का भी रखा हुआ दौरा चीन, कुछ बातें मेरे ख्याल उसमें कर लेंगे ज्यादा। ठीक है फैसल साहब, तो ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, यहाँ हर इंसान के लिए या हर आदमी के लिए या हर ग्रोह के लिए ना पॉजिटिव और नेगेटिव के म्यारात अलग है। किसी के लिए पॉजिटिव शायद ये होगा कि इमरान खान और सियासतदानों की मुलाकात के दरमियान मुज़ाकरात हो जाए, किसी के लिए ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ही जो है वही जो है मुज़ाकरात करें, किसी के लिए ये होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करे, किसी के लिए होगा कि हुकूमत 47 की है फ़ौरन जो है वो फारिग हो जाए। इस वक्त तो अपनी लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक जो है वो अब म्यारात का तयन कर लिया है। तो इससे तो तय नहीं होता कि मसला जो है ना वो कल कहाँ पर जो हल हो रहा है। अब ये कहना है ना कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो सियासी जमातों से क्या मुज़ाकरात करें या इस्टेब्लिशमेंट से करें, किसी से करें, मुज़ाकरात का हल क्या है? मुज़ाकरात का हल तो ये है कि चीज़ों को कानून के मुताबिक चलाने पर जो है सब जो है वो इत्तेफाक कर लें, जो एक हल होना चाहिए, जो एक आइडियल हल होना चाहिए। जब आप ये तय करने बैठे हैं कि कानून के मुताबिक चीजें हमने चलानी है, फिर तो जो इस लम्हे आपके पास चीजें हैं वो तो फिर आपने हवाले करनी होंगी ना। हवाले नहीं करनी होगी तो कम से कम अपने पास से तो निकालनी होगी। ये कौन चाहता है इस मुल्क के अंदर कि उसके पास से ताकत खत्म हो जाए, उसके पास से इख्तियार खत्म हो जाए, उसके पास से जो गैर मामूली इख्तियारात हैं वो जो है वो महदूद हो जाए। तो इस मुल्क में तो कोई इंसान नहीं चाहता। इस मुल्क में तो ये पान वाला भी नहीं चाहता कि वो कब्जे की जगह पे जो है रोड पे ठिया लगा के बैठा हुआ है, वो भी नहीं चाहता कि आईन और कानून के मुताबिक जो है वो सड़क चले। तो इस मुल्क में तो कोई भी आदमी जो है तो ना आप हमारे जो अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, वो भी नहीं चाहता, उसका भी जहाँ बस चलता है। तो कोई जब तक कानून के मुताबिक चीजें तय करने का सब लोग नहीं सोचेंगे तो भाई इस मुल्क का हल नहीं निकल सकता। ये हल निकल सकता है कि इमरान खान बेनिफिशियरी हो जाए, नवाज शरीफ बेनिफिशियरी हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट बेनिफिशियरी हो जाए, लेकिन वो एक हल से निकल के हम दूसरे मसले में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो अदालतें मशवरा दे रही हैं कि आप बैठ के बात करें, आपका क्या काम है मशवरे देने का? आप फैसले करें। आपको सियासी एडवाइजर हैं किसी के, सियासी जमातों के, इमरान खान के या हुकूमत के या किसी और के, आप मशवरे दे रही हैं। आपका क्या ताल्लुक? आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जो केस आया उसके मुताबिक जो है आप फैसले कर लें। ऐसे गुफ्तगू जो तफसीलात आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कोई दोस्तों के दरमियान जो है वो बातचीत चल रही है, गलत फहमी एक दूसरे की जो है वो दूर करने की जो है वो कोशिशें जो की जा रही है। भाई आप अदालतों का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना, फैसले दें। मशवरे आपके मशवरों की ना इस कौम को जरूरत है ना किसी सियासी जमात को जरूरत है। एक केस आया है, आपका यही मसला है इस मुल्क का कि कोई भी इदारा जो है वो अपने फ्रेम में रह के जो है ना वो काम करने को तैयार नहीं। सही जी नवीद साहब, ये फैसल साहब कहते होते हैं ना, काम उतारना ही काम ही उतार रहे हैं। अच्छा दुआ देखें, नैब का कानून और सिर्फ नैब का कानून नहीं, मेरे ख्याल में हमारी पार्लिमान जो है उसने हमेशा से सेल्फ सर्विंग कवानीन जो है वो बनाए हैं। जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो वही कानून बनाती है जो उनके फ़ायदे में होता है। पीछे पीटीआई थी, पीटीआई के मफाद में था अपने मुखालफिन को जो है उनको हाउंड करना, उनका पीछा करना, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। उन्होंने उसी तरह से किया। फिर पीडीएम आई, फिर जिस तरह से नैब के कानून में तरमीम की गई, और फिर आगे अभी दोबारा, क्योंकि उस वक्त मकसूद ये था कि जी अपने आप को बचाया जाए। अब मकसूद ये है कि जी पीटीआई को जो है उसको इंतकाम का निशाना बनाया जाए, तो फिर कानून में तरमीम कर दी गई। तो बात यह है कि ये जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं या सियासतदान हैं, इन्होंने हमेशा सेल्फ सर्विंग अब मफाद आमा के कवानीन नहीं बनाए, कवानीन वो बनाए हैं जो इनके अपने मफाद में हैं, जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, पीटीआई को किसी तरह से देखें,
जब ये इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया और कहा जा रहा था कि जी शायद ये जो कोalition गवर्नमेंट है ये पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेगी और इमरान खान साहब को अप्रोच किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ बिकॉज ये गवर्नमेंट जो है ये अवाम के मैंडेट से तो नहीं आई, वो तो बज़ाहिर लगता है बिकॉज अवाम ने जिनको वोट दिया वो तो कहीं और बैठे हुए हैं। ये जिन बैसाखियों के सारे खड़े हैं तो ये हमारे सारे सियासतदान जो हैं ये पपेट्स बन जाते हैं, ये पुतलियां बन जाते हैं और फिर उसके बाद जब जो इनकी कबूलियत जो है वो ख़त्म होती है तो फिर ये उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं कि जी कहाँ से चीज़ें कंट्रोल की जा रही थी। तो इनको अभी से इनको इस बात का इदराक होना चाहिए इनको कि जिस तरह से जो नवाज शरीफ साहब हैं इनके साथ जो कुछ हुआ, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो चुका है, पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, यानी मेमो गेट से उठा के ये सारी चीजें उठा के देख लें, पीटीआई सबक नहीं सीख रहे कि जी आप बैठ के जब आपको कबूलियत होती है, आपको जमहूरी इक़दार की परवाह नहीं है, आपको जमहूरी इदारों की परवाह नहीं है। इस वक्त जिस तरह से हो रहा है कि जो भी अब आपके जमहूरी इदारे हैं उनको उनके साथ जो है वो खेला जा रहा है, जमहूरी इक़दार के साथ खेला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। अभी ये जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट आई थी ये तो अभी आई है ना, उससे पहले तो पंजाब की काबीना ने फैसला कर लिया कि नए केसेस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ लाए जाएंगे, क्योंकि पिछले केसेस जिस तरह से बने थे, जिस तरह से उनमें सजाएं उनको हुई थी, तो वो तो सामने आ रहा है। एक एक केस जो है वो अदालत में आ रहा है और उसको उठा के जो है अदालतों ने तो शवाहिद की बुनियाद पे फैसला करना है, उन्होंने तो कानून की बुनियाद पे फैसला करना है। यहाँ बैठ के अगर हम टीवी चैनल्स पे नैरेटिव बनाएं और जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन के हम सजाएं दे दें, इस तरह तो नहीं होता। अगर अदालतें हैं, एक अदालती निज़ाम है, तो इस तरह के केसेस जो पिछले बने और आगे आप जो केसेस मजीद बनाने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, यानी इससे क्या आप जाहिर करना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में जो कशीदगी जो है उसको कम करने के लिए इट्स हाई टाइम के बैठे सब लोग बैठ के, अगर मुल्क का मफाद अजीज है तो अपने अना के खौल से निकले। जी इलियास साहब, आपको लगता है कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन, अपने अना के खौल से निकले, मुल्क को कौम का सोचें, बैठें, ये वाली सिचुएशन आपको नजर आ रही है मौजूदा हालात में, या ये जिस तरह हुकूमत तहरीक इंसाफ आमने सामने कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है? इलियास देखिए, इस वक्त मौका है, अगर कह दिया कि आके सियासतदान बैठ के मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें, तो उनको एक लाहे अमल तय करना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन बैठेगा, कौन बैठाएगा आपस में? अगर बैठ जाएंगे तो बानी नहीं इनके साथ बैठेंगे, अगर बैठते हैं तो फिर क्या फ़ैसला करेंगे? ये तो सिर्फ अना की सारी गेम है कि कोई एक दूसरे को नीचा ना करे। और देख लें एहतसाब के लिए जो आज कर रहे हैं कि कल उन्होंने अपने लिए फ़ायदे के लिए बनाए केसेस कि जी उनके खिलाफ बनाए जाएं, और वो क्या हुआ, सारे बरी हुए, अभी इनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इनमें अमेंडमेंट्स लाएंगे और वो सारे वही फ़ायदा। देखें पहले उनके था कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है कि जी उनको जो क्या कहते हैं रिमांड पर ज़्यादा दिन ले सकते हैं, पहले कम करवाए खुद ही अपने, फिर अब ज़्यादा करवाए। तो अब ये सूरत हाल है कि इस तरह जो भी अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं करें ना, जो काम करें बैठ के, इस वक्त बैठ के है ये है कि बैठ के आपस में मुज़ाकरात करें, एक टेबल पर आएँ और बैठ के मसले को हल करें कि क्या वजह है, किस चीज़, एक नुक्ते पर फिक्स हों, एक पेज पर आएँ ताकि मुल्क को चलाया जाए। ये नहीं है कि एक दूसरे को करें। अब ये बिठाएगा कौन इनको? अब ये कह तो एक वो राय तो दी जाती है या उनको कहा तो जाता है, लेकिन देखें बैठने पर कौन अब बैठेगा? या फिर बानी अपने उस जेल में जाएं, जाके बैठ के करें, क्योंकि एक बड़ी पार्टी का लीडर है, उसके पास जाएं, जाके उससे बातचीत करें, तमाम पॉलिटिशियंस वगैरह आपस में देखें। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के सामने भी नहीं आना चाहेंगे, एक दूसरे से बैठना भी नहीं चाहेंगे। अब वो ये भी ये चाहती कि दूसरी इस वक्त ये तो नहीं चाहेगी PMLN के ये बाहर आ जाएं। ये तो केसेस और मजीद जो बना के चाहते हैं कि ये अंदर जब तक रहेंगे उनकी गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा स्टेबल मजबूत रहेगी और प्रोलॉन्ग करेगी। ये एक बड़ी अजीब सी सियासत है, इसमें वो नहीं ये देखेंगे कि दूसरे को बर्दाश्त करने का इनमें वो नहीं हिम्मत है। तो ये इस तरह ही जो सूरत हाल है, इसको बढ़ाने के लिए या किसी को बाहर से नहीं आना, हमने खुद ही करना है और बैठ के हमने एक मामला तय करने के मुल्क को चलाना है, किस तरह चलाना है। अब अगर आइंदा अगर करना है तो देख लें, बाहर से लोग आएगा, आने वाला आएगा, क्यों परेशान है? IMF की जानब से कहा जा रहा है कि अपने आप को स्टेबल करेंगे तो फिर ठीक है। इस पर हम आगे चलकर बात भी करते हैं। IMF की डिमांड्स भी सामने आए, बजट की भी आमद है और सियासी इस्तेहकाम उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
तो क्या सिचुएशन इख्तियार कर सकती है? क्योंकि हम बार बार हम भी बात करते हैं, आवाम तो बेचारी पिस रही है जिसमें हम भी शामिल हैं। कब रिलीफ देने के लिए कब हुकूमत इकदाम करेगी? बुनियादी सवाल हुकूमत तहरीक इंसाफ आमने सामने, सियासी कशीदगी में इजाफा, राय आपने जान ली है। अभी एक क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं, तो आगे चलकर हम यही बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत की आवाम के लिए जो रिलीफ की कोशिशें हैं, क्या ये जो वादे किए जा रहे हैं रिलीफ देने के, क्या गवर्नमेंट पूरे कर पाएगी या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर हैं, वज़ीर ख़जाना भी उनके हमराह हैं। वहाँ एक तकरीब से, बिज़नेस फोरम की ये तकरीब जिससे उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ें तो कामयाबी मिलेगी। चीन की तरक्की सब के लिए ऐसी मिसाल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी तकरीब से ख़िताब में ये बताया कि महंगाई पाकिस्तान का बड़ा मसला है। हुकूमत पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रही है और हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुआशी इशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल जारी रहा। सरमायाकारों के मजीद 58 अरब डूबे। बिजली के बिलों की तरफ देख लें नाज़रीन, तो नेपरा ने 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा किया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। हुकूमत की आवाम के लिए रिलीफ की कोशिशें, मगर रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। इसी मुनासबत से हम करें, नवीद साहब आपसे आगाज़ करें। आप सबसे दरख्वास्त है, वक्त का ख्याल रखिएगा। नवीद साहब, आपको क्या लगता है, रिलीफ देने के वादे तो हुकूमत बारहा कर रही है, चाइना में मौजूद प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना भी समझते हैं पाकिस्तान का बड़ा मसला महंगाई है, IMF की डिमांड्स आपके सामने हैं, बजट की आमद है। आपको लगता है ये जो दावे, वादे, जो कोशिशें हुकूमत इस वक्त कर रही है, क्या ये कारआमद साबित होंगी? नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखें, जो गवर्नमेंट के वादे हैं वो पॉलिटिकल रेटरिक के सिवा मैं इसको कुछ नहीं देख रहा। आप जो फिगर्स देखें तो फिगर से आपको नज़र आता है कि क्या ये गवर्नमेंट रिलीफ दे पाएगी। इस वक्त जो है, जो आपका आइंदा बजट है उसको तकरीबन 18.9 ट्रिलियन खरब रुपए का वो बजट होगा, जिसमें से तकरीबन 10 अरब जो है वो कर्जों की सूद की अदायगी में निकल जाएंगे। 10 अरब जब कर्जों की सूद की अदायगी में निकल जाएंगे, FBR को जो टारगेट दिया जा रहा है वो 13 खरब रुपए का टारगेट दिया जा रहा है, कि जबकि FBR के चेयरमैन खुद कह चुके हैं कि जब तक ये 18% GST जो कि IMF कह रहा है वो नहीं लगेगी तो ये टारगेट जो है वो मीट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, IMF का प्रोग्राम आपने लेना है, तकरीबन 9 खरब से ज्यादा का आपका जो बजट का डेफिसिट होगा, उस डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाएगा? वो आपको इंटरनेशनल क्रेडिटर्स जो हैं उनसे लोन लेना होगा, उनसे आपने जो है वो कर्जा लेना होगा। तो कर्जा वो अपनी शराइत पे देंगे। IMF की शराइत सबके सामने है। अब जो जिस तरह से वो बिजली के चार्जेस, वो तो जुलाई से कह रहे हैं कि जी बिजली के चार्जेस को रिवाइज किया जाए, बढ़ाया जाए। इसी तरह गैस के चार्जेस जो है उसके नर्ख जो है वो बढ़ेंगे। इसी तरह से NFC को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ऑल्दो उन्होंने नाम उसको एक डिफरेंट दिया है, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली एसेंशियली NFC को रिकॉन्स्टिट्यूट करके और सूबों को मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो तफवीद करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जब इशारे आप देखेंगे तो मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट किस तरह से कहेगी। और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट का है मुल्क में, हमने पिछले भी शायद एक प्रोग्राम में कहा था कि 50 साल की निचली तरीन सतह पे इन्वेस्टमेंट है, 13.1% पे। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट कैसे रिलीफ देना मेरी समझ से बाहर। जी अयाज साहब, अगर रिलीफ का नाम आप तकलीफ रख लें तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा कि गवर्नमेंट इस कौम को, आवाम को तकलीफ देगी, क्योंकि इनके इख्तियार में, इनके पल्ले कुछ नहीं है ना। जाहिर है क्या करेंगे। अभी ये जो क्रेडिट ले रहे हैं और महंगाई नो डाउट वो कम भी हुई है, इन्फ्लेशन, लेकिन ये जरा एक दफा बजट आने दें, उसके बाद देखिएगा हमारी चीखें आसमान तक न गई तो हमें पकड़ लीजिएगा। मतलब कमाल हो रहा है कि एक माह में दूसरी बार फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पड़ गए। मतलब ये हालात जब हो गए तो आप क्या तवक्को कर रही हैं? कोई हालत नहीं है, क्योंकि इन्होंने और कुछ नहीं करना। वो 18% ला के वो लगा देंगे, मेरे ख्याल वो LPG भी महंगी हो जानी है, क्योंकि वो गैस तो ऑलरेडी महंगी थी। हर चीज इतनी महंगी हो जानी है
कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोगों ने कैसे अपना रोटी कैसे खानी है और ये बिल कैसे देने हैं। मुझे तो अभी से खौफ आ रहा है, ये गर्मी अल्लाह ताला बेशक बढ़ा दे, लेकिन जो बाकी चीजें बढ़ने जा रही हैं उससे बचा ले। मेरे ख्याल इज्तिमाई दुआई कर सकते हैं, अल्लाह से ये भी दुआ करें गर्मी भी कम हो। नहीं खैर है, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं चीजें बर्दाश्त। आमिर साहब, जाहिर है कि वो बंदे बढ़ाओ, छितर मारने वाले हमारे साथ तो यही हो रहा है। जो मर्जी बात कर लें ठीक है, महंगाई 38% से 11.25 साढ़े 11 पे आई है, लेकिन ये जो आप IMF का प्रोग्राम ले रहे हैं ना, आप उसको छोड़ सकते हैं। वो उगलने और निगलने वाली कहानी बनी हुई है हमारे सब के लिए, क्योंकि जो एलीट है हमारी उनको तो इससे कोई परवाह नहीं है ना, क्योंकि उनकी आमदनी डॉलर, पाउंड और यूरो में है। यहाँ हम बैठे हुए हैं कायदे आज़म के नोट के ऊपर। मसला सिर्फ ये है, जिस दिन एलीट को पाकिस्तानी रुपए में आदत होगी ना कमाई की, फिर उनको भी पता चलेगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है। जब कमाई वहाँ से आ रही है और खर्च रुपए में कर रहे हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अयाशी है। ये बिल्कुल जिस तरह औरंगज़ेब साहब आए और वो बेपनाह तनख्वाह लेते हुए माशाल्लाह आए, अपनी तरक्की एक पाकिस्तानी के तौर पे की और ओवरसीज भी बन गए और वो वापस भी आ गए, पाकिस्तानी बन गए दोबारा से। ये सब ठीक है, उनकी मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन ये जो दर्द चाइना जाके उठता है, जो पाकिस्तान के अंदर AC के अंदर बैठ के तकरीरों से बनता है, इससे मसला हल नहीं होता। जब तक आपने एलीट के ऊपर प्रॉपर टैक्सेशन न की, उनके मामलात को हल न किया और गरीब और अमीर के बिजली के रेट में फर्क को खत्म न किया कि भाई जितना ज्यादा अमीर आदमी है जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा है उसके और गरीब के रेट में फर्क रखें। ये जो 200 यूनिट का स्लैब का चूरन बेच रहे हैं कि अगर आपने एक दफा 201 को टच किया तो 6 महीने आपको स्लैब में भी नहीं आना, तो ये फ्रॉड खत्म होना चाहिए, ये बैठ के इनको सही करना चाहिए। जी फैसल साहब, बहुत सारे पहलू है पाकिस्तान की माशी तबाही के ना। एक तो वही आमिर साहब जो कह रहे हैं कि जो इनके हत्थे, बल्कि हर इंसान ही कह रहा है कि जो इनके हत्थे चढ़ गया उसको तो उन्होंने तय कर लिया, उसको तो नहीं बख्शना है। तनख्वाहदार आदमी के ऊपर जो अजाब टूट रहा है तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं ऐसा लगता है कि तनख्वाहदार आदमी इस मुल्क का कोई मुजरिम है, कोई उससे इस मुल्क में कोई जुर्म हो गए, इतनी कड़ी सजाएं इस में तनख्वाहदार आदमी को मिल रही हैं। अच्छा, फिर जो एक अहम पहलू है जो समझ में नहीं आता, ये हुकूमत जो मईशत का पहिया जाम है, मईशत कह रहा हूँ, माशी सरगर्मियों का, उसको बहाल करने पे फोकस क्यों नहीं कर रही? आपकी जो सनती तरक्की रुकी हुई, आपकी तामीरात की सनतें बन पड़ी हैं, उसको बहाल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सैकड़ों सनतें जुड़ी हुई होती हैं। बैंक जो है इस वक्त जो है 22% जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं। किसी पागल के बच्चे ने इस वक्त जो है पैसे जो है कारोबार में लगाने, सबसे महफूज तरीन सरमायाकारी है और गैर मामूली जो है प्रॉफिट है। हर आदमी ने बैंक में जो है पैसे डाल दिए, मजे से घर में बैठ के जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे को एंजॉय कर रहा है। कोई आदमी जो है वो कारोबार में पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं। कई दुनिया में इतना प्रॉफिट है किसी बैंक में। ये पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे कि आप लोग अपना पैसा जो है वो सड़क के ऊपर लेकर आए, मार्केट के अंदर लेकर आए, सनतें लगाएं, तामीराती काम करें और जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, उस पर कोई जो है फोकस ही नहीं है, उस पर आप कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, बस जो हत्ते चढ़ गया उसको जिम्मा किए चले जाओ। सारा दुआ वक्त कम है, लेकिन छोटा सा सवाल है। जी ये फैसल हमें बता दें, हमें तो यार वो PLS अकाउंट में जो गैर सूदी और सूद का बना के 2-3% के अलावा कभी प्रॉफिट नहीं मिला, ये 22% किसको मिल रहा है? नहीं, वो आप करोड़ रुपया जमा कराए ना, आपको मिल जाएगा। सारे बैंकों में आमिर साहब, सारे बैंकों में बड़े लोगों की बात है, पॉपकॉर्न वालों की बात है यार, हम तो भाई तनख्वाहदार लोग हैं। इलियास साहब, आपको लग रहा है रिलीफ दे पाएगी गवर्नमेंट को? रिलीफ देने से बिल्कुल देनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के पास है नहीं। लेकिन बजट में ऐसे कागजों में दिखाएंगे कि आवाम को रिलीफ दिखाएंगे, लेकिन ये है जिन पर टैक्स ले रहे हैं, जिनसे उन पर मजीद टैक्स डालने की क्या जरूरत है? 18% लगाएंगे, पहले ही वो इतना टैक्स देते हैं, टैक्स सैलरी पर टैक्स कट जाता है, फिर मजीद जो चीज़ें लेते हैं उन पर फिर 18% टैक्स देंगे, बिजली के बिलों में फिर टैक्स है। गवर्नमेंट को तो ये टैक्स रोकने के लिए टैक्स जो अपनी बेस बढ़ाने के अलावा ये टैक्स चोरी रोकनी चाहिए। देख लें लाहौर में भी, आप देख लें LTU में भी अफसरान आपस में लड़ पड़े हैं रिफंड के चक्रों में, इतना यानी कि टैक्स चोरी के मसले में आपस पर एक दूसरे को असला भी तान लिया। रिफॉर्म्स की जरूरत है, उस पे काम नहीं हो रहा। खुले आम सारा काम चल रहा है, उस टैक्स को ये दुआ सारा इंतकाम जो है ना आई डैलस में हमने अमेरिका से ले लेना है, जितने आज तक जुल्म हुए ना, फिर देखते हैं क्या मैशत मुस्तहकम होती है। लेकिन चले ठीक है इलियास, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आप सबका जी, बहुत शुक्रिया। क्विकली हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स बमुकाबला टीम USA पाकिस्तान का मेज़बान अमेरिका के खिलाफ डैलस के स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप दोनों ममालिक की टीमें पहली बार आमने सामने आएंगी। टीम पाकिस्तान से बाबर, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और उस्मान खान बैटिंग में छक्के छुड़ाएंगे और बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच, क्या कौमी टीम शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतरती हुई नजर आ रही है। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जाहिद मकसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप वहाँ पर मौजूद हैं। जाहिद साहब, कौमी टीम शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए नजर आ रही है? ये वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तानी टीम आज खेल रही है डैलस में और इस वक्त हम ग्रैंड पेरी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। और जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, पाकिस्तानी टीम को पहले 2 दिन प्रैक्टिस का खातरख्वाह मौका नहीं मिला, लेकिन कल पाकिस्तानी टीम ने 2-2.5 घंटे की बिल्कुल शानदार किस्म की प्रैक्टिस की थी। और इससे पहले कल सुबह बारिश हुई थी, लेकिन कल का दिन और आज का दिन तेज़ धूप निकली हुई है। यहाँ मुकामी टाइम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होगा। जहाँ तक पाकिस्तानी टीम के कम्बिनेशन का तल्लक है, अभी तक पाकिस्तानी टीम अपना कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर है USA से। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी मौजूद हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान आज मैच से जीत कर यकीनी तौर पर, जैसा कि बाबर आजम ने अपने पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिद मकसूद साहब, पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए तो कितनी मजबूत है? जी, लगता है ये है कि पाकिस्तानी टीम, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की थी ओवल में, लगता है कि यही कम्बिनेशन जाएगा। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, एक कल गौर ज़रूर किया गया था कि आजम खान की जगह साइम अयूब को शामिल किया जाए, मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए। पाकिस्तानी टीम जो है इब्तदा में बहुत अच्छी है, मिडिल में थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार है, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत बेहतर है। जितनी तेज़ धूप निकली हुई है, लगता है यह है कि जो टीम जीतेगी चेज़ पे जाएगी और हाई स्कोरिंग मैच मतवक्को है यहाँ पे। और अगर USA की बात की जाए तो उनकी मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है। उनके मुनार पटेल ओपनर बहुत अच्छे हैं, उनके जोन्स जिन्होंने 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी बहुत ज़बरदस्त हैं, जोइस उनके जिनका तल्लक साउथ अफ्रीका के साथ है, इसलिए एक अच्छे मैच की तवक्को की जाती है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम जो है जीत कर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है जीत कर आज वर्ल्ड कप की अपनी इब्तिदा करेगी। जी, आप समझते हैं कि एक अच्छे मैच की तवक्को की जानी चाहिए और आज पहला मैच पाकिस्तान इब्तिदा करने जा रहा है, तो डेफिनेटली जिस तरह आप बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इस वक्त मजबूत है। हम भी एज अ शायकीन ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का इब्तिदाई जो मैच है वो बहुत अच्छा होगा और एक बार फिर इसी तरह से और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। बहुत शुक्रिया जाहिद मकसूद साहब आपका। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।